बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, आज नैब तरमीमी एक्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है, जिसके तहत नैब कानून में की जाने वाली मुतअद्दिद तरामीम कलअदम करार दे दी गई हैं। चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस और जस्टिस एजाजुल एहसन ने अक्सरियती फैसला दिया, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट ने 50 करोड़ से कम होने पर ख़त्म होने वाले तमाम मुकदमात को बहाल कर दिया और नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतल्लिका अदालतों को भेजने का हुक्म भी जारी कर दिया। नाज़रीन, इस फैसले से साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी समेत 6 वज़ीर आज़म के केसेस बहाल होंगे। यकीनन इस फैसले से सियासी मंजरनामे पर भी गहरे असरात मुरतब होंगे और इस फैसले पर सियासी रहनुमाओं की तरफ से रद्द-ए-अमल भी आया। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि चीफ जस्टिस ने अपनी इनिंग्स की आखिरी बॉल पर ज़बरदस्त छक्का मारा। तो दूसरी तरफ राना सना ये कह रहे हैं कि कानून जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया है। PTI को मुबारक हो, अब चेयरमैन PTI भुगतेंगे और उन्हें लग पता जाएगा। बिलावल भुट्टो ने भी इस पे रद्द-ए-अमल दिया, कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला मुतवक्किल था। हमने नैब के केसेस पुराने और नए कवानीन के तहत भुगते हैं, इस फैसले से भी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जहां नाज़रीन ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इंतखाबात से कब तकरीबन सारी सियासी क़यादत मुतासिर होगी, वहीं ये सवाल भी है कि क्या ये फैसला ज़ाती मफाद के कानून साजी के सामने रुकावट बनेगा या नैब को खुली छूट देने का जरिया बनेगा। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करेंगे। इसी से मुतल्लिक़ एक्सपर्ट्स के लिए हमारा पहला और बड़ा सवाल होगा। मैं पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर महमूद अशफी साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, फरवा वहीद साहिबा, अम्मार मसूद साहब, रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। अम्मार मसूद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है नैब तरमीम के हवाले से, अब इस पर बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं। क्या ये ज़ाती मफाद की कानून साजी की गई थी जब इन तरमीम को लाया गया था गुज़श्ता हुकूमत की जानिब से? तो क्या आपके ख्याल में ये अब तरमीम कलअदम हुई तो जो ज़ाती मफाद की कानून साजी है उसके सामने ये मामला रुकावट बनेगा, या आप समझते हैं कि नैब को खुली छूट देने का ज़रिया होगा? ये 2-3 पहलू हैं इसके, वो सारे डिस्कस कर लेते हैं। पहली बात तो ये है कि ये बंदयाल साहब ने जाते जाते एक पब्लिसिटी स्टंट क्रिएट किया है और उन्हें बहुत अच्छी तरह पता है कि यही फैसला जब नज़रसानी की अपील इस पे होगी तो इस फैसले को उड़ाकर फेंक दिया जाएगा। इसकी कोई हैसियत नहीं है कि पार्लियामान के फैसले को अदलिया एक स्पेशल बेंच बनाकर इस तरह नहीं उड़ा सकती। दूसरा, इसका एक सियासी पहलू भी है कि जब भी नैब में कोई तरामीम करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई एक सियासी जमात जो कभी किसी शक्ल में होती है, कभी किसी शक्ल में उसके आड़े आ जाती है और वो तरामीम नहीं हो सकती, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि नैब जैसा इदारा होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में करप्शन रोकने के लिए और बहुत से इदारे हैं, ये इदारा किसी एक डिक्टेटर का अता किया गया है। और जनरल मुशर्रफ अपने ज़माने में बड़े शौक से ये बात कहते थे कि नैब का मतलब है नैब द पॉलिटिशियंस, इसके अलावा कोई और मतलब नज़र नहीं आया। हमने देखा कि कितने सियासतदानों ने कैद भुगती, कितने ने सजाएं भुगती। कोई शख्स आज तक हमें ये बताने में कामयाब नहीं हुआ कि नैब ने करप्शन के हवाले से सियासतदानों से कितनी रिकवरी की है। 1 रुपया आज तक हम वसूल नहीं कर सके। ये सिर्फ इंतकाम लेने का तरीका है, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का तरीका है, सियासतदानों को ज़ेरे अताब रखने का एक मंसूबा है जो अब तक चल रहा है। इसमें तरामीम जो की गई थी वो बहुत अच्छी है, लेकिन अलमिया ये है कि इस दफ़ा PTI आड़े आ गई, वरना कोई और जमात आ जाती। और इसमें PTI का सरासर नुकसान है। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी वो मिठाइयों की दुकानों की तरफ भागे और फिर आप देखिएगा कि उसी स्पीड से वापस आएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एक तरमीम वापस हुई है कि काबीना के फैसले वाली, उससे तो वो अलकादरिया ट्रस्ट जो है उसमें इमरान खान साहब फुल फंस जाएंगे। तो ये तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा मामला नहीं है जिसपे खुशियां मनाई जाए। ये एक अफसोस का मुकाम है। हर बिजनेस से, इकोनॉमी से दिलचस्पी रखने वाले शख्स की यही राय है कि ऐसे मुंतकिमुल मिजाज इदारे को बंद होना चाहिए, इकोनॉमी तभी ग्रो करेगी। सही, बिल्कुल जी। हाफिज़ ताहिर साहब, जब भी बात होती है नैब के हवाले से ख़ासतौर पर सियासी इंतकाम के साथ जोड़ा जाता है कि नैब को हमेशा के लिए, नैब के इदारे को सियासी इंतकाम के लिए हर हुकूमत ने अपने अपने दौर में इस्तेमाल किया। ऑल्दो फिर जब PDM ने इसमें कुछ तरमीम की तो उस वक्त भी यही बात हुई, फिर चेयरमैन PTI अदालत में मामला ले गए और अब ये जो फैसला आया, आपके ख्याल में अगर पॉलिटिकली एस्पेक्ट से हम बात करें तो कोई सियासी मंजरनामे में तब्दीली होगी? ये फैसला सियासी मंजरनामे में कोई हलचल मचा सकता है? हाफिज़ ताहिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि
एक बात तो आपको कहनी होगी कि जाते जाते चीफ जस्टिस साहब जो हैं, आज उन्होंने एक जुमला कहा बड़ा अजीब कि अल्लाह ने मुझे इंसाफ के लिए जो है ताकत दी और हिम्मत दी। उन्होंने कौम के साथ तो कोई इंसाफ नहीं किया। वो जाते जाते अगर माफी मांग जाते उन लोगों से जो बेचारे जेलों में इंतजार में रहे कि उनकी जमानतें हो जाएं और साहब बहादुर सियासी मुकदमात से बाहर आए, तो मुमकिन है ज्यादा उनके लिए कुछ बेहतर जज्बा पैदा होता। ये जो सूरत हाल है ये हमारे यहाँ वक्तन फवक्तन पैदा होती रहती है और इसके मुस्बत मनफी असरात आने वाला वक्त ही बताएगा। इस वक्त इसके ऊपर मैं क्या अर्ज करूं कि इस वक्त पाकिस्तान को जरूरत है कि पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़े और पाकिस्तान जो है वो उसमें बेहतरी आए मुआशी और इक्तिसादी एतबार से। इस तरह के फैसलों से मैं समझता हूं कि मिलना मिलाना कुछ नहीं है। और ये तो अब काजी फायज ईसा साहब जो हैं, जब वो अब उन्होंने मनसब संभाल लिया है तो चंद दिन हमें इंतजार करना चाहिए इस सारी सूरत हाल में। ठीक है जी, आप समझते हैं कि सूरत हाल बदल भी सकती है और इंतज़ार करना चाहिए। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कोई बड़ी तब्दीली होगी? क्योंकि बहुत से बड़े बड़े नाम हैं जिनके फिर केसेस दोबारा से चलना शुरू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब देखिए, ये बड़ी लच्छेदार किस्म की आई है वर्डिक्ट, और इस लच्छेदार के किस्म की एक रुख नहीं बल्कि कई रुख इसमें शामिल हैं। नंबर 1 तो ये है कि जाते जाते बंदियाल साहब, जिस तरह के बताया गया, यकीनन वो चाहते थे कि जो भी पहले उनके रेपुटेशन पे फ़र्क पड़ा है, चाहे वो ऑडियो लीक के हवाले से उनके रिश्तेदारों के बारे में या उनके फैसलों के बारे में या 55,000 केसेस जो हैं इस वक्त पेंडिंग सुप्रीम कोर्ट वगैरह में, तो या उसके हवाले से या लोगों को रिलीफ देने के हवाले से या सियासी केसेस के हवाले से या उन बेंचेस के हवाले से जो कि काफ़ी हद तक डिस्प्यूटेड रहे, जिसमें कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से जब फुल बेंच बनाने की, जिसका कि दोबारा ये 18 तारीख को जिसकी सुनवाई है और जिसकी हेयरिंग है, इन तमाम चीज़ों को अगर जहन में रखा जाए और फिर नैब की पुरानी रेपुटेशन देखा जाए, या जब शुरू में इसकी इब्तिदा हुई जो बुनियाद पड़ी इसकी एहतसाब ब्यूरो की, तो उस बुनियाद में ही एहतसाबुर रहमान ने जो किया और जिस तरह केसेस बनाए वो सारों के सामने है। उसके बाद नैब को जिस तरह पॉलिटिकल इंजीनियरिंग अभी बात हुई मुशर्रफ के ज़माने में, और उसके बाद और अब नैब किस तरह अपने आप को बिल्कुल रिफॉर्म कर लेगी, बिल्कुल ही मतलब अबव बोर्ड होके किसी लिहाज से कोई विक्टिमाइजेशन नहीं होगी। देखें, ये लॉ तो बड़ी ख़तरनाक है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि हमारे इदारे FIA हो गई या एंटी करप्शन हो गई, कोई और करप्शन का इदारा, ये हमारे जो अपने ब्यूरोक्रेसी में है उसमें कोई डिसिप्लिन रूल के तहत कितने लोगों को करप्शन पे सजा मिली है, कितने लोगों से रिकवरी हुई है। क्या मुल्क में एक आम आदमी एक ठेले वाले से पूछे कि करप्शन कम हुई है? क्या इस मुल्क में किकबैक्स नहीं लिए गए? क्या इस मुल्क में जो आप और मैं इस वक्त भुगत रहे हैं IPP के मामलात में और जिस तरह हम कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, क्या इसमें करप्शन, अगर आदमी आंख भी बंद कर ले और ये देखे कि क्या ये IPP वाला मामला है, इसी तरह और बहुत सारे मामलात मैं गिनवा सकता हूं, तो मैं इसको अगर इसका तजिया करें तो ना उन्होंने कोई कसर छोड़ी, ना नैब और नैब को चलाने वालों ने कोई कसर छोड़ी। तो असल मामला और असल शिकार अवाम हुए। अवाम जो इनडायरेक्ट टैक्स आप और मैं भरते हैं, वो पैसे जो खजाने में जाते हैं, जो आटे पे, नमक पर, तेल पर टैक्स लिया जाता है, जो माचिस की डब्बी पर टैक्स लिया जाता है, वो टैक्स खजाने में जाते हैं और उस खजाने को लोग किकबैक्स के जरिए ले जाएं। और फिर हमारे मुल्क में जिस तरह गवर्नेंस तबाह व बर्बाद है, उसी तरह करप्शन को देखने वाले या करप्शन में कमी लाने वाले तमाम इदारे, जैसे कि मैंने जिक्र किया एंटी करप्शन हो गई सूबों की, या तो वो सारों के सारे उनके साथ यही हैं। तो आप फैसले की जहां तक बात कर रहे हैं, अगर आप सिर्फ उसके प्लेन टेक्स्ट पर जाएं, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन माजी पर जाएं तो फिर आप देखें कि इसके साथ शायद वही असर ना हो जो पहले इन कानून का गलत इस्तेमाल होता रहा है, जिसकी वजह से लोग कसूरवार भी छूट जाते हैं और कसूरवार भी साफ सुले और दूध में धुले बन के वापस आ जाते हैं। तो इस जी
जी जी, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और होता तो ये है कि जब एहतसाब की बात होती है, अकाउंटेबिलिटी की बात होती है, तो वो तो इदारों को मज़ीद बेहतर करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर हम नैब की कारकर्दगी देखें तो यही देखने को मिलता है। और नैब जैसे इदारे को मुतनाज़ इदारा भी इसलिए कहा जाता है कि हर दौर में इसको इंतकाम, सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया गया। रमीज़ राना सना कहते हैं कानून ज़ालिमाना शक्ल में बहाल हो गया, अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी जमात उसको भी भुगतना पड़ेगा, ऑल्दो मिठाइयाँ उन्होंने बांटी। शेख रशीद साहब कहते हैं चीफ जस्टिस ने अपनी इनिंग्स की आखिरी बॉल पर जबरदस्त छक्का मारा। आप समझते हैं ये छक्का है या ये तमाम सियासतदानों के लिए अब मुश्किलात पैदा होंगी मजीद? मुझे इस फैसले के अंदर कोई ख़ास मंतक इसलिए नज़र नहीं आती है कि चीफ जस्टिस साहब खुद भी ये जानते हैं कि एक हफ्ता छोड़ के या चंद दिन छोड़ के अगर यही केयर टेकर सेटअप इसको कोर्ट में ले जाएगा अपील के अंदर और अपील ओवरटर्न हो जाएगी तो फिर इसका क्या मकसद रहेगा, क्योंकि अपील का राइट तो बहरहाल फिर भी केयर टेकर गवर्नमेंट के पास है। और एक रोज़ कबल हमने ये सुना काकड़ साहब की ज़ुबानी के अगर उनको ये लगता है कि पार्लियामान के जो फैसले हैं वो अपहोल्ड होने चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं है कोर्ट के पास कि वो पार्लियामान के फैसले को चैलेंज कर सके। ये तो बात अपनी जगह एक हमारे मुल्क की ज़रूरत बहरहाल अकाउंटेबिलिटी की है, नैब जैसे इदारे की भी ज़रूरत है, लेकिन उसकी जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन है उसकी बुनियाद पर हम ये कतई तौर पर ये नहीं कह सकते कि जनाब नैब जो है वो इन इट सेल्फ गलत है। हाँ, नैब की यूटिलिटी गलत है। जो लोग नैब को एज एन आर्म फॉर पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस्तेमाल करते हैं उसको ठीक करना चाहिए हमें। लेकिन अगर आप ये बात करें कि हमारे नैब के अलावा कोई और इदारा है तो FIA हो गया, एंटी करप्शन हो गया, ये जो जितने भी और इदारे हैं वो सारे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के नीचे हैं। हमें एक ऑटोनमस इदारा चाहिए जिस इदारे से हम ये उम्मीद करें कि वो बाय पार्टिजन होकर अपने लोगों जो मुल्क के अंदर करप्शन करते हैं, ख्वाह वो जुडिशरी के अंदर हो, ख्वाह वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंदर हो, ख्वाह वो बिजनेस के अंदर हो, उनको अकाउंटेबल होल्ड करे। लेकिन जहां तक बात ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी आज जो पोस्चरिंग है, जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा या जो स्टेटमेंट का हवाला आप दे रही है राना सनावला साहब की, वो इस हवाले से है कि जनाब ये एक एक्सपेक्टेड फैसला था, ये यही तवक्को की जा रही थी, क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद बार चीफ जस्टिस साहब के जो स्टेटमेंट्स आई हैं, रिमार्क्स आए हैं, उससे ये भी क्लियर था कि डिसेंटिंग नोट किसका आएगा और ये भी क्लियर था कि चीफ जस्टिस साहब का फैसला क्या आएगा। तो आज कोई चीज़ सरप्राइजिंग नहीं है। लेकिन जाते जाते मैं आखिरी बात ये करना चाहूंगा कि अगर चलिए मान भी लिया जाए कि आज का फैसला अपहोल्ड होगा तो उसका फायदा वही इदारा लेगा जो इससे पहले लेता रहा है, क्योंकि नैब तो अकाउंटेबिलिटी नहीं करेगा। ये लेवरेज किसके हाथ में रहेगा? ये लेवरेज एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में रहेगा अगर ये फैसला अपहोल्ड करता है तो। ठीक जी, फरवा साहिबा, नैब कानून बहाली के असरात तमाम बड़ी सियासी रहनुमाओं पर भी आएंगे, तो आप समझती हैं कि सियासी रहनुमाओं की मुश्किलात में इजाफा होगा इस फैसले के बाद? देखें, सियासी रहनुमाओं की मुश्किलात कब हुई थी? जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है हम जमहूरियत करते हैं। मुझे बताएं कि जमहूरियत जब भी आई है आसानी से कब आई है? कौन सा ऐसा दौर है कि जिसमें सियासतदानों के ऊपर केसेस नहीं हुए, जिसमें सियासतदानों को जेलों में नहीं रखा गया, जिसमें उनको फंसाया नहीं गया? देखिए, नैब जो एक इदारा है ना, जैसे अमान साहब कह रहे थे कि ये हमें तोहफा है एक डिक्टेटर की तरफ से, तो ये डिक्टेटर की पैदावार है और ये लाई भी इसीलिए गई थी कि सबको नकेल डाल के रखी जाए, तमाम जो जमहूरियत पसंद कुव्वतें हैं उनको नकेल डाल के रखी जाए। यहाँ पर इशू ये हो गया कि हमारी सियासी जमातों से कोताही ये हो गई कि जब 2008 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वजूद में आई थी और उनको ये लगता था कि नैब एक काला कानून है, इसको खत्म करना चाहिए, और उन्होंने बड़ी कोशिश और काविश की कि आए नून लीग वाले बैठे और इस पर हम बात करें, कोई प्रोसीड करे चीजों को ताकि इसको खत्म करे, क्योंकि ये एहतसाब नहीं हो रहा है, ये इंतकाम हो रहा है। और थ्रू आउट नैब की हिस्ट्री भी ऐसी रही है। यहाँ पर बिजनेस क्यों नहीं आता है, यहाँ पर बिजनेसमैन क्यों परेशान रहते हैं, यहाँ पर सियासतदान जो है वो आए दिन पे कोई केसेस चल रहे होते, निकलता कुछ भी नहीं है, ना रिकवर कर पाते हैं, ना कुछ उनको रिलीफ दे पाते हैं। तो तब इनको खत्म करना चाहिए था, नहीं हुआ। फिर वो दौर गुजरा, 2013 के इलेक्शंस हुए, नून लीग वजूद में आई, तब भी नून लीग का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप देखते समझते तो उनके नजदीक नैब काला कानून था, लेकिन उन्होंने भी कुछ खास उस पर किया नहीं है। अब की बार जब ये इत्तेहाद आया, इन्होंने अमेंडमेंट्स तो की उस पे, जाहिर है कि उससे पहले 90 दिनों के अंदर के लिए जाता था, रिमांड दिया जाता था, वो बहुत ज्यादा ज्यादती थी, उसमें निकलता भी कुछ नहीं था, उसको कम करके फिर आप लेकर आए 14 दिन पे, फिर आई डोंट नो समहाउ ये कहीं से आया या पता चला तो उन्होंने उसको वापस 30 दिन पे किया, जिसको चीफ जस्टिस साहब ने भी बरकरार रखा बाय द वे आज का जो फैसला था। तो कहने का मकसद ये है कि सियासतदानों ने भी अपना किरदार उस तरीके से अदा नहीं किया जिस तरह करना चाहिए था। हम सब जानते हैं कि नैब से हासिल वसूल कुछ भी नहीं है। नैब एक कहने को इदारा जरूर है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट कभी भी नहीं रहा है। आप मुझे बताएं कि किसी भी दौर में क्या ये मुखालिफिन के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा?
क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा, ये इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता रहा, ये होता रहा है। रही बात इस फैसले की, तो इसमें जाहिर है कि सबके नाम वापस रिवर्सल में तो आ गए हैं। बहुत सारे केसेस जो बंद हो चुके थे या शिफ्ट हो चुके थे वो दोबारा से, जैसे कि आपने शुरू में अपने इंट्रो में कहा कि 6 वज़ीर आज़म है, दोबारा से केसेस खुल गए हैं। लेकिन आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले टाइम पे शायद काजी फायज़ साहब जब मनसब संभालेंगे तो इसका कुछ कट्टा-कट्टी निकल आएगा। लेकिन अगेन वो सोच वहीं पर रही है कि नैब को इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया गया है। एक और जुमला मैं ऐड करूंगी, रही बात चीफ जस्टिस साहब के इस फैसले की दुआ, तो चीफ जस्टिस साहब ने स्वीट फैसला सुनाया है, विच वॉज नॉट स्वीट। यहाँ पर अभी पैनलिस्ट ने बोला कि वो उन्होंने छक्का मारा है, शेख रशीद साहब की एक स्टेटमेंट कोट की है। तो देखिए ये वो बैट्समैन है जिन्होंने छक्का मारा है आउट होने के लिए और वो कैच आउट हो गया है। सही है, क्योंकि उनसे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा था, तो उन्होंने छक्का मार के पता है कि बाउंड्री पे कहां पर प्लेयर खड़ा है तो ये कैच कर लेगा, तो ये मेरे पास से तो निकल गया भैया, अब अगला आए और प्रेशर हैंडल, ये वाला सिस्टम। बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन एक बड़ी अफसोस की बात यह है कि जब बड़े लोगों के लिए बड़े बड़े मामलात पर हमारा कानून हरकत में आता है, हमारा इंसाफ हरकत में आता है और हम पहले से ही जान रहे होते हैं, एक पार्टी कहती है हमारे हक में फैसला आएगा, दूसरी पार्टी कहती है हमारे अगेंस्ट फैसला आएगा, तो जो एक आम आदमी है जो समझता है कि ऊपर अल्लाह है और नीचे इंसाफ है और जो अदालतों के थ्रू मिलना है, तो जो उसका एतमाद टूटता है वो भी एक बहुत बड़ा अलमिया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यही वो सियासतदान है जो आवाम से वोट लेते हैं और उसी का एतमाद शेक कर देते हैं, क्योंकि ये अपने दौरे हुकूमत में उन इदारों को मजबूत नहीं करते हैं। और फिर हम बैठ कर बात करते हैं कि नैब एक मुतनाज़ इदारा है और नैब को बंद होना चाहिए, नैब ने ये किया, और यही सियासतदान बात कर रहे होते हैं। लेकिन जब ये अपने दौरे हुकूमत में आते हैं तो जो अपोजिशन होती है फिर उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए ऐसे इदारों को इस्तेमाल करते हैं। बरल जी, चीफ जस्टिस साहब का ये फैसला सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीलियां ला सकता है, एक्सपर्ट्स की राय आपने जान ली है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा बड़ा सवाल होगा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का बतौर चीफ जस्टिस आज आखिरी दिन। हम सवाल बुनियादी तौर पर ये करेंगे कि चीफ जस्टिस अपने ओहदे से इंसाफ करने में कितना कामयाब रहे। राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के ओहदे की म्याद ख़त्म हो रही है। चीफ जस्टिस ने अपने करियर में कई बड़े फैसले दिए जिनकी तारीफ़ भी हुई और तनकीद भी हुई। 2 फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने बतौर चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। बतौर चीफ जस्टिस उनके फैसलों की वजह से ना सिर्फ सियासी जमातों ने उनकी मुखालफत की बल्कि उनके साथी जजेस के साथ भी इख्तलाफात रहे। पार्लियामेंट में भी उनके दिए गए फैसलों पर तनकीद की गई, यहाँ तक कि फैसलों के खिलाफ 1 से ज़ायद करारदादें भी मंजूर की गई, जिससे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट भी आमने सामने होने का तासुर कायम हुआ। बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने कई बड़े अहम फैसले किए। 7 अप्रैल 2022 को साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सदर मुमलिकत के उठाए गए इकदाम को कलअदम करार देकर असम्बली को बहाल किया, जिसके नतीजे में साबिक प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन PTI के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद भी मंजूर हुई। और इसके साथ आइन की शिक 63A से मुतालिक रेफरेंस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 जजेस ने यह राय दी कि मुनहरिफ अरकान वोट कर सकते हैं लेकिन इनके वोट को शुमार नहीं किया जा सकता। और इस फैसले पर यह भी तनकीद हुई कि अदालत ने आइन को असर नौ लिख दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने 14 मई को इंतखाबात करवाने का पंजाब में हुक्म भी दिया, जिस पर अमल नहीं हुआ। इसी तमाम तर मामले पर हम सवाल ये रख रहे हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल अपने ओहदे साफ करने में कितना कामयाब हुए। हमारा पैनल इसको किस तरह से देखता है। मैं डॉक्टर जमील अहमद खान साहब आपसे आगाज़ करूँगी, क्योंकि जाहिर है पूरी तो उनकी जो प्रोफाइल है उस पर हम बात नहीं कर सकते, इतना वक्त नहीं होता। आप बतौर तज्ज़ियाकार चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो ओहदा है, आप क्या समझते हैं कि वो इंसाफ करने में कितना कामयाब हुए? डॉक्टर साहब नहीं, उसको तो इस पैराहे में देखा जाए कि उनके होते हुए कितने पेंडिंग केसेस ख़त्म हुए। इस पैराहे में देखा जाए, ठीक है, कुछ फैसले आपने जिक्र किया ये असेंबली की बहाली का, उसकी यकीनन उस पर किसी को कोई एतराज़ नहीं था मां सिवाय इमरान खान के, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ठीक। लेकिन बाकी जो आपने मिसालें दी हैं उनके 3 केसेस की, या कई और मिसालें हम ले सकते हैं, उसमें उनकी कोई इतनी ज़्यादा फैसलों की पजीराई नहीं हुई। किसी भी जज या किसी भी कोर्ट की एफिशिएंसी ये है कि पेंडिंग केसेस और कितना ज़्यादा उसको फास्ट रिलीफ दिया गया है लोगों को, यानी केसेस डिसाइड किए गए हैं। और उसके अलावा देखा गया है कि मध्यम मिजाज अपनी जगह पर, लेकिन इदारों का वो खुद कहते रहे हैं चीफ जस्टिस कि मैं इदारों की अपनी साख और इदारों की अपनी हैयत को बरकरार रखने के लिए
कोशा रहूँगा, लेकिन वो इदारे तो और ज़्यादा तनज़ुली के तरफ चले गए। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने ख़ुद इस चीज़ का फ़ैसला करके और ख़ुद इशारा दे के चले गए हैं कि वो फुल कोर्ट रेफरेंस भी नहीं लेना चाहते। तो वो एक, मैं समझता हूँ कि ये शायद ही कभी ऐसी कोई वाक़या हुआ तारीख़ में सुप्रीम कोर्ट के कि फुल कोर्ट रेफरेंस लेने से जाने वाले चीफ जस्टिस ने इनकार कर दिया हो, जो इस बात की गममाज़ी करता है कि शायद उनको भी पता है कि उनके दौर में जो बातें हुई वो उसकी को इतनी ज़्यादा उसमें क्रिटिसिज्म ज़्यादा, अगर प्रोज एंड कॉन्स को देखा जाए तो कॉन्स ज़्यादा एंड प्रोज कम उसमें नज़र आते हैं। तो ये मामला तो उसकी, लेकिन रहा सवाल कि उनके इन तमाम फैसलों से क्या असल चीज़ जो कानून के जो असल स्पिरिट है कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द पीपल ऑफ द कंट्री एंड द स्टेट, उसमें पीपल ऑफ द कंट्री को कितना रिलीफ मिला, किस किस मामले में मिला, ना केसेस की पेंडेंसी ख़त्म हुई या जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस थे जिसमें फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व थे, उसमें भी कोई ऐसे फैसले नज़र नहीं आए जिससे कि अवाम समझे कि उनको इस मामले में कोई रिलीफ मिला हो। ज़्यादातर ये खवास की बात थी और खवास को अगर कोई रिलीफ मिला तो उनको ही मिला। जाते जाते अलबत्ता वो खवास की इस रिलीफ को कम करते हुए चले गए, लेकिन उसके भी बहुत सारे पहलू हैं, उसके भी बहुत सारे मजमरात हैं। ज़ाहिरा उस सिलसिले में एक थी, मैं एक जुमला कहते हुए ख़त्म करता हूँ कि ये अब जो तीसरी बड़ी पार्टी है PTI की, अब जो उनकी बाकियों के अलावा उनकी बारी भी अब जब आ जाएगी तो अगले मरहले में जब ये तीनों पार्टियां बैठेंगी तो वो नैब के बारे में कोई बंदोबस्त करके जाएंगी, कोई ऐसा कानून बना के जाएंगी कि इदारे काम करें तो अपने लिमिट में रह के करें। जी सही। जी फरवा साहिबा, आप चीफ जस्टिस साहब के दौर को कैसे रेट करेंगे? आपके ख्याल में वो जो बार बार बात हो रही है कि आम आदमी इंसाफ को तरसता रहा, और अभी डॉक्टर साहब ने भी बात की कि खौस के लिए उन्होंने बड़े अहम काम भी किए और उनके लिए उन्होंने वक्त भी निकाला, तो आपके ख्याल में आप क्या रेट करेंगी उनके दौर को, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के? देखिए, उमर अता बंदयाल साहब के कुछ चंद एक फैसले हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि फेयर फैसले हैं, लेकिन उमर अता बंदयाल साहब के कोर्ट को अगर किसी हद तक फैन कोर्ट कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा। गुड टू सी यू बोलना, ये मेक श्योर करना कि एक पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं वो आराम से जाएं, उनकी हालत जार पे रिपोर्ट तलब करना जबकि उनको जेल में अच्छा खासा खाना मिल रहा है, उनके बारे में फिक्रमंद होना, और फिर इस सब में उन चीज़ों को उस सब चीज़ों में उन चीज़ों को लुक आफ्टर करना जो शायद इखलाकी तौर पे बनता नहीं था, और फिर वो सांस वाली ऑडियो आ जाना। तो ये मुझे लगता है कि अता साहब का जो कोर्ट था दैट वाज अ फैन कोर्ट, बजाय इसके कि वो एक सुप्रीम कोर्ट होता, उसमें बहुत हद तक असर रसूख रहा है अपनी पर्सनल इंटरेस्ट का। अगेन जैसे कि डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, देखिए 60,000 से ज्यादा पेंडिंग केसेस चले गए सुप्रीम कोर्ट के, ये 54,000 थे। उन्होंने कहा भी एक स्टेटमेंट में कि हमारी कोशिश थी या मेरी कोशिश थी कि ये केसेस को हम कम से कम करें, 50,000 की लिमिट से नीचे लेकर आए, लेकिन वो हो नहीं सका। तो ये क्यों नहीं हो सका, ये इटसेल्फ एक सवालिया निशान है। तारीख में हमेशा ऐसा ही होता है कि जो आपके फैसले होते हैं वो बोले जाते हैं, आप नहीं बोलते, आपका कलम बोलता है। तो उमर अता बंदयाल साहब मेरे नजदीक जो हैं एक मुतनाज़े मगर बेबस फैन कोर्ट चलाते रहे। सही है टू मी। जी अमार मसूद साहब, आपके ख्याल में तारीख में इन चीफ जस्टिस साहब को किस तरह से याद किया जाएगा? देखिए, इनके दौर को याद करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। 2 फरवरी को 2022 को इन्होंने हल्फ उठाया। अपनी पहली तकरीर में इन्होंने ये फरमाया कि मैं चाहता हूँ जो पेंडिंग मुकदमात हैं वो जल्द अज जल्द ख़त्म हो। आखिर तक हमने देख लिया कि जो मुकदमात जो गरीब आदमी के थे उनकी तरफ तवज्जो नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट छलांग मार के कूदती रही सियासी मुकदमात में। बहुत से नारे मारूफ हुए, 3 का टोला या टोलों की अदालत, इसी हमने अदालत के दौरान और इनकी चीफ जस्टिस होते हुए ये बात सुना। मदर इन लॉ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है लॉ से, ये भी हमने यहाँ पर सुना, जो कि किसी भी शख्स का हक है कि अगर उसका मुकदमा किसी जज की अदालत में पेश हो रहा है और आप उस जज के साथ कंडक्ट के साथ कंफर्टेबल नहीं है, आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन उस
एतराज़ के जवाब में मैं तो कानूनी तौर पे और मजहबी तौर पे बहुत बाइल्म आदमी नहीं हूँ, लेकिन उन्होंने उसको ये शक्ल दी कि ये शायद हुक्म रब्बी भी नहीं है कि आप किसी जज पर एतराज़ कर सकें। मौलाना हाफिज साहब बैठे हैं, वो ज़्यादा वजाहत से इस बारे में बात कर सकेंगे। यानी आप लोग पीटते रह गए कि आप फुल कोर्ट बना दें, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बनाया गया और गाजी फैज़ ईसा उनको किसी इम्पोर्टेंट मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। यूं लगता था कि जो चीफ जस्टिस नहीं बल्कि किसी सियासी जमात के कारकुन चीफ जस्टिस के बहरूप में यहाँ पर बैठे हुए हैं और एक तारीख दौर था। आपको थोड़ा सा अगर मुझे वक्त दीजिए, मैं आपको बताऊं कि जावेद हाशमी साहब ने 2014 के धरने में एक तकरीर की थी और उसमें बताया था कि हमें ये बताया गया है कि हमारी मर्जी के जज आने वाले हैं और फिर आपने देखा कि जजों की एक कतार आई है, इसमें साकिब निसार भी थे, आसिफ खोसा भी थे, गुलजार साहब भी थे। उस सारी फहरिस्त का आखिरी कोना जो है वो आज अपने किनारे पर चला गया है, वो फहरिस्त आज के बाद खत्म हो गई है। तो यूं समझिए कि आज चीफ जस्टिस नहीं रिटायर हुए, आज तहरीक इंसाफ की तनज़्ज़ुली का आगाज हुआ है, आज हाइब्रिड निज़ाम का खात्मा हुआ है, आज जनरल बाजवा रिटायर हुए हैं, आज जनरल फैज की मुद्दत मुलाजमत खत्म हुई है। ये कंडक्ट था, इस पे किसी किस्म की शर्मसारी का इजहार नहीं किया गया। खुल के इस बात को तस्लीम किया गया कि इमरान खान के खिलाफ कोई फैसला नहीं होने दिया जाए। दूसरी सियासी जमातें, उनके कायदीन जाए बाढ़ में, लेकिन हम इमरान खान को शायद पता नहीं कोई क्रश है, मोहब्बत है, इश्क है या किसी का प्रेशर है, इन्होंने नहीं फैसला होने दिया। आखिरी दिन तक वही करते रहे जो इनका कंडक्ट तमाम अरसे में रहा। बिल्कुल बिल्कुल आप समझते हैं कि ज़ाहिर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उनकी ख़ास आपके पॉइंट ऑफ व्यू या आपके मुताबिक वो एक ख़ास हिमायत हासिल रही। हाफिज़ तारिक साहब, आप कैसे चीफ जस्टिस साहब के दौर को देखते हैं? आप कैसे समझते हैं कि क्या इंसाफ का बोलबाला हुआ या जिस तरह से उनके बारे में एक आम राय है कि उन्होंने ख़ास लोगों को नवाजा, लेकिन आम लोगों के केसेस, आम मामलात जो कि बतौर चीफ जस्टिस उनको देखने चाहिए थे वो नज़रअंदाज हुए? हाफिज़ तारिक साहब। देखिए, मैं गुजारिश करूंगा, मुझे तो मायूस किया उन्होंने, बहुत मायूस किया। वो लगे रहते एलीट क्लास के, इमरान खान साहब के, बड़े बड़े लोगों के रोज केस सुनते, लेकिन जो जेलों में पड़े हुए मजलूम हैं को उन पर भी रहम करते। तो हम कहते कि चलो जी कुछ तो इंसाफ किया, कुछ तो इंसाफ का दामन हाथ में रखा। हकीकत बात यह है कि पिछले जो 15-16 माह ले लें या जितना भी अरसा गुजरा, उन्होंने एक फैसला तो असम्बली का जो किया उसको उस वक्त पीडीएम ने बड़ी तासीर की, लेकिन उसके बाद से जो कुछ होता रहा उस पर पीडीएम की बड़ी तनकीद थी। मेरा ना पीडीएम मसला है ना इमरान खान मसला है, मेरा मसला तो वो गरीब है जो जेल में पड़ा है, जिसको जमानत नहीं मिली, जिसको बरी होना था उसका मौका ही नहीं आया, उसकी तारीख ही नहीं लगी, क्योंकि लाडलों का, प्यारों का, एलीट क्लास का केस लग गया और उस पर टाइम जाया हुआ। तो अगर चीफ जस्टिस साहब ये समझते हैं, आज उन्होंने कहा कि अल्लाह ने मुझे इंसाफ करने की ताकत दी, क्यों मैंने आज ट्विटर पे भी कहा कि चीफ जस्टिस साहब, अल्लाह ने आपको इंसाफ की ताकत दी थी, लेकिन आपने बेइंसाफी की, आपने जुल्म किया, आपने ज्यादती की। छोड़ दीजिए आपने इमरान खान के लिए क्या किया या नवाज शरीफ साहब के लिए या जरदारी, आपने उस गरीब आदमी के साथ जुल्म किया जिसके बच्चे घर में उसकी जमानत के इंतजार में थे। आपने उस गरीब आदमी के साथ जुल्म किया जो बेचारा लटका हुआ है कि मैं बरी हो जाऊं, उस गरीब आदमी के साथ जुल्म किया जो जेल की चक्की पीस रहा है बेगुनाह। आपका ख्याल है कि आप ये जुमला कह देंगे अदालत में और आपको जो है वो माफ कर देगा जो जेल में पिस रहा है, या ऊपर आसमान वाला जो है इसका हिसाब नहीं आपसे करेगा? ये तो दुनिया है। मैं समझता हूं मैंने इतनी तजलील अदलिया की किसी दौर में नहीं देखी है जितनी इस दौर में देखी है कि अदलिया फैसला करे और अदलिया का फैसला जो है एक सिपाही उठा के फेंक दे के मैं नहीं मानता, एक एसपी कहे मैं नहीं मानता। क्या कभी ऐसा हुआ है? मेरे मुल्क का एक इदारा तबाह हुआ है, सबसे बड़ा इदारा है। हाफिज साहब, ये तो हमारी तारीख है ना, हम इदारों की हिफाजत नहीं कर सके। आखिरी बात, ये जो उन्होंने बात कही ना कि काजी के ऊपर एतराज, काजी को शरी हुक्म ये है, काजी और मुफ्ती को, कि अगर मौसम का असर, यानी वो घर से निकला है, गर्मी है, उसकी तबीयत
पे गर्मी का असर हुआ है, या घर से निकला है सर्दी है, उसकी तबीयत पे सर्दी का असर हुआ है, तो वो फैसला ना करे। ये काजी को हुक्म है शरन। ये पता नहीं कौन से अहकामात हमें सुनाना चाहते हैं कि काजी पे तनकीद करेंगे तो काजी, भाई काजी पे तनकीद है, काजी पे एतराज उठा, काजी फैसला ही नहीं कर सकता। शरीयत तो ये कहती है। लेकिन उन मौसू, मैं तो पहले भी आपको बता, आपके प्रोग्रामों में ये नहीं कि आज वो चले गए हैं, मेरी ये फितरत के खिलाफ है कि कोई बंदा मनसब से उतर जाए तो उस पर बात करूं, लेकिन सच्ची बात ये है, और मैं एक बात जरूर कहूंगा अपने भाई जो है डॉक्टर अम्मार साहब से, कि जनरल बाजवा या जनरल फैज नहीं, आज बंदयाल साहब जो हैं वो गए हैं, और बहुत सी चीजें मैं जानता हूं, कभी मौका मिला किताब में लिखूंगा कि बंदयाल साहब ने पता नहीं किसको खुश करने के लिए इस मुल्क में ऐसे फैसले किए जिससे मुल्क को और कौम को कुछ हासिल नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हासिल हुआ होगा तो ये जो उनके हिस्से में अब तजलील आएगी, ये हासिल हुआ है। ठीक है रमीज साहब, आप उनके दौर को कैसे देखते हैं? जाहिर है बड़ा कंट्रोवर्शियल और बड़ा तनकीदी दौर जो सामने आ रहा है, तो आपके ख्याल में क्या कितना बेहतर रहा उनका दौर? क्या वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके? देखिए, इस बात का जवाब देने से पहले मुख्तसरन मैं नैब पे एक बात करना चाहूँगा, बिल्कुल ब्रीफली। वो ये है कि नैब के हवाले से क्रिटिसिज्म अब ये किया जाता है कि जनाब नैब जो है वो डिक्टेटर का कानून था। तो इस मुल्क में जो पुलिस ऑर्डर है ये 2002 में आया, 2002 के अंदर पाकिस्तान में डिक्टेटर था, पाकिस्तान में सबसे वाइब्रेंट लोकल बॉडीज का सिस्टम भी डिक्टेटर के दौर में आया, और बहुत सारे ऐसे कवानीन आए जिनको आज भी हम ओन करते हैं। तो शोली दैट कैन नॉट बी द आर्गुमेंट। द अदर आर्गुमेंट कि जनाब वो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हुआ है, तो FIA से लेकर एंटी करप्शन ही पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगेन इवन दैट नॉट बी आवर आर्गुमेंट कि जनाब की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से हमें एक इदारा बंद कर देना चाहिए। हाँ, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का एक टूल रहा है, जिस तरह एंटी करप्शन और FIA रहे हैं, और इसलिए उसको दुरुस्त होना चाहिए ताकि अवाम की उमंगों पे पूरा उतरे। जहां तक बात यह उमर अतिया बंदयाल साहब की, तो मैं अगेन ऑन अ लाइटर नोट कहना चाहूंगा, ये अच्छे मदा हैं एक पॉलिटिकल लीडर के उस पर हमला होता है, वो पर्चा नहीं करा पाता, उस पर 180 के करीब FIRs हो जाती हैं, उसका कोई सदेबाब नहीं होता, उसकी 2 हुकूमतें जाती हैं, वो इलेक्शन नहीं उनको लेके दे पाते, जो कि कानूनी आर्टिकल 112 कॉन्स्टिट्यूशन वो मैंडेट करता है कि 90 दिनों के इलेक्शन। तो ये किस किस्म का मुद्दा था जो कोई फायदा ही ना दे सका। जहां तक बात यह है कि उनका अपना दौर कैसा है, तो आई एग्री विद द रेस्ट कि खासा कंट्रोवर्शियल दौर था, और उस सबसे बड़ी रीजन मेरे लिए यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अपनी सैंक्टिटी जो है वो एट स्टेक आई है। उनके फैसले हुकूमत ने ऑन करने से इनकार कर दिया है। अब सवाल यह है कि उनके पास कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून था, क्यों एक्सरसाइज नहीं किया, किससे डरे हुए थे? फिर अगला मसला यह है कि इसी कोर्ट के सामने पॉलिटिकल लीडर्स की और उनकी फैन फॉलोइंग आके इनको गालियां देती रही, तब कहां गया था कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून? जब जस्टिस जेबा साहबा के हवाले से आवाज उठी, एक लीडर ने उठाया, तो फौरी तौर पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून आ गया। लेकिन जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को गली गली मोहल्ले मोहल्ले पे गाली दी गई, तब किसी ने कुछ नहीं बात की। आखिरी बात इसके हवाले से यह है कि एक बात अपनी जगह हकीकत है कि फुल कोर्ट रेफरेंस बनाना चाहिए था, लेकिन इस हवाले से जिस तरह से बाकी जजेस का कंडक्ट था वो भी इक्वली डूबियस था, क्योंकि जहां हमारे मुल्क के अंदर इलेक्शंस के मामले को लेकर जजेस के अंदर डिसेंटिंग नोट आ गया कि वो समझते ही नहीं है कि मुल्क के अंदर इलेक्शंस होना जो है वो उससे पब्लिक राइट्स जो है इन्फ्रिंज होते हैं। तो मेरे ख्याल सवालिया निशान एक जज पे नहीं, टोटल जुडिशरी पे है। सही, आप समझते हैं एक जज पर सवालिया निशान है, जुडिशरी पर है, लेकिन बात तो वही है ना कि आप आम आदमी के लिए फिर क्या डिलीवर करते हैं। बहरहाल जी, कितना कामयाब रहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का ये दौर? क्या वो अपने इंसाफ के तकाज़ों को पूरा कर सके या नहीं? एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं आपने जाना। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शिकवा किया है दीवार से लगाए जाने का, तो हम बुनियादी तौर पर ये सवाल रखेंगे अपने पैनल के सामने कि पीपल्स पार्टी का दीवार से लगाए जाने का शिकवा दुरुस्त है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो गुज़श्ता कई दिनों से शिकवे शिकायत करते नजर आते हैं। उन्होंने इंतखाबात की तारीख भी मांगी और लेवल प्लेइंग फील्ड भी। कल पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने पार्टी को दीवार से लगाने के खदशात का भी इज़हार किया, और आज पीपल्स पार्टी की CAC की मीटिंग के बाद बिलावल भुट्टो ने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख फौरी दे और उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। और उन्होंने कहा कि हमारी इलेक्शन और दीगर हवालों से जो शिकायत हैं उन्हें दूर करने और बातचीत से हल करने की जिम्मेदारी CAC ने आसिफ अली जरदारी को दी है। बाकी इंतखाबात के हवाले से हमारे मुतालबात सबके सामने हैं। हाफिज तारिक साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आसिफ अली जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी, जमहूरियत की चैम्पियन, आजकल चूँकि PDM में हिस्सेदार रही और बिलावल साहब तो एक बड़ी अहम पोस्ट पर भी रहे, आजकल बिलावल साहब, हाफिज तारिक साहब शिकवा करते हुए नजर आते हैं। वो समझते हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की भी उन्होंने बात की, और अब तो खबरें ज़राए के मुताबिक ये भी हैं कि वो अपने जो इनके इत्तेहादी थे PMLN, अब उनके साथ भी वो
काफ़ी खाइफ हैं, उनको लगता है कि उनकी वजह से उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। तो क्या आप समझते हैं पीपल्स पार्टी की ये शिकवे शिकायत दुरुस्त हैं हाफिज ताहिर साहब? देखिए, गुजारिश ये है कि असल में जो कुछ अगर हम लोगों को देखते हैं जो मुस्लिम लीग नवाज के करीब थे, तो वो कुछ अहम मनासिब पर या पोस्टों पर हैं, और पंजाब में भी, मरकज में भी। अब ब्यूरोक्रेसी में तो मैं नहीं समझता कि कोई आप क्या कहेंगे उसे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में जो करीब रहे मुस्लिम लीग नवाज की दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब के या नवाज शरीफ साहब के, वो अगर अहम जिम्मेदारियों पर हैं, लेकिन वो तो पीडीएम की हुकूमत में भी अहम जिम्मेदारियों पर थे। फिर उस वक्त बिलावल साहब इतराज करते, उस वक्त तो बिलावल साहब ने इतराज नहीं किया। असल मसला ये है कि एक दौड़ है, एक मैदान लगा हुआ है। अब हर कोई चाहता है कि उस मैदान के अंदर वो अपनी कारकर्दगी की बजाय ब्यूरोक्रेसी और निगरान हुकूमत के कंधे पे रख के जो है इलेक्शन में जाए। तो क्या निगरान हुकूमत किसको अपना कंधा देती है, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। या फिर वक्त तो जो हालात हैं उसमें ये चीजें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन वक्त। वैसे आपका सख्त जान क्या कहता है, निगरान हुकूमत किसी को कंधा देगी या कंधा हटा लेगी? मेरा ख्याल है फिलहाल तो निगरान हुकूमत अपना कंधा मजबूत करने में, सूबाई निगरान हुकूमतों की मैं बात कर रहा हूँ, जी, वो तो अपना कंधा मजबूत करने में लगी। ठीक जी, अमार मसूद साहब। अच्छा देखिए, बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने बहुत गौर से सुनी। मुझे यूं लगा कि सूरत हाल ये है कि उन्हें यूं चाहिए, उन्हें पता चल रहा है कि ये सियासत इलेक्शन की कैंपेन शुरू हो चुकी है। पीटीआई लिटरली ख़त्म हो चुकी है, नून लीग की बड़ी जमात के तौर पे रह गई है। पीपल्स पार्टी उन्होंने कहा एक सूबे की जमात नहीं, थोड़ी सी गलती हो गई, एक सूबे की देही इलाके की जमात के तौर पर रह गई है। अच्छा, अब इस स्टेज पे वो कुछ लोगों से मुल्तमिस हैं, और ये मैं और आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं किनसे वो दरख्वास्त कर रहे हैं, किसके सामने वो मातम कर रहे हैं कि पाई में से बड़ा शेयर उन्हें दिया जाए। पीपल्स पार्टी को पंजाब में से किसी डिक्टेटर ने, किसी एस्टैब्लिशमेंट ने खत्म नहीं किया। 2008 से लेके 2013 तक पीपल्स पार्टी की इस मुल्क में जो गवर्नेंस रही, जो करप्शन रही, उसी का नतीजा हुआ कि पंजाब में अब पीपल्स पार्टी के जो टिकट होल्डर होते हैं उनकी जमानतें भी जब्त हो जाती हैं। इसमें किसी आमिर ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो ये मेरे ख्याल में उनका, और यही वो इलाका है जहां 86 में बेनजीर आई थी तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया था। और ये बात भी दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी का जन्म भी पंजाब में हुआ, लेकिन अब पंजाब में इनका वोट नहीं है, जो मर्जी कर ले। तो बेसिकली ये पाई में से ज्यादा शेयर लेने की एक अटेम्प्ट है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। वक्त कम है तो इसलिए बाकी जो दीगर एक्सपर्ट्स हैं उनसे गुजारिश है वक्त का ख्याल रखें। जी रमीज साहब। जी देखिए, मैं अमार साहब की इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूं कि लड़ाई जो है वो अपने शेयर की है। उनको नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनका शेयर जो है वो कहीं और जा रहा है। स्पेशली सिंध के अंदर जो अलाइंसेस बन रहे हैं, जिस तरह से जीडीए और एमक्यूएम को एक शेयर मिलने की एटलीस्ट उनकी हद तक उनको लगता है कि एश्योरेंस है, उससे पीपल्स पार्टी थोड़ी सी ज़रा अफेंड हुई है और थोड़ी सी ज़रा बैकफुट पे आई हुई है। इसके अलावा पंजाब में उनको कुछ खातिर खा मिलने की उम्मीद नहीं है। PMLN से वो बहरहाल प्रॉपरली अपने जो हॉर्न्स है वो लॉक नहीं करेंगे। उसकी एक मिसाल जो है वो कल हमने देखी, जो मिस मरी हैं उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अगर नून लीग हम पे इल्जामात की बुछाड़ ना करे तो हम भी उस तरफ नहीं जाना चाहेंगे कि जी फाइनेंस किसकी मिनिस्ट्री थी या बॉर्डर पे कंट्रोल किसका था। इसके अलावा आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी यही बात रीट्रेट की है कि जनाब हम इस किस्म की ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते। तो मेरे ख्याल है अभी इस तरफ वो आपस में जो है वो पंजा आजमाई नहीं करेंगे और इंतजार करेंगे कि अभी सिचुएशन थोड़ी क्लियर हो और उनको पता चले कि उन्होंने किस तरफ जाना है फेंस के। ठीक है जी, फरवा साहिबा, आप समझती हैं पीपल्स पार्टी जो शिकवे कर रही है वो दुरुस्त है? देखिए, इलेक्शन करीब है और इलेक्शन से पहले इस तरह के शिकवे शिकायतें जो है वो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट, ये तो होने ही थे। नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक माजी रहा है, हम सबको पता है। 90s की पूरी सियासत उस पर बेस करती है। उसके बाद कुछ चीजें चेंज हुई और फॉर सम सेक उन चीज़ों पर इत्तेफाक किया गया और फिर हमने देखा कि वो इत्तेहाद की सूरत में 16 महीने हुकूमत भी की गई। लेकिन ये इत्तेहाद भी टूटना था, ये वादे वईद भी खत्म होने थे और ये चीज़ें यहाँ पर आनी थी, इस नहज पर पहुंचनी थी। जिस चीज़ का शिकवा और शिकायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है वो बिल्कुल ठीक कहा बाकी एक्सपर्ट्स ने कि वो हिस्से की बात है। तो देखिए, हम सबको पता है कि नून लीग की लेवल प्लेइंग फील्ड थी, नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए थी, नून लीग को मियां साहब वापस चाहिए थे, नून लीग को ज्यादा कंसर्न था कि पीटीआई खत्म हो, नून लीग को ज्यादा कंसर्न था
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चेयरमैन है वो जेल में के अंदर हूँ, तो वो सब चीजें तो नून लीग के फायदे में गई हैं। पीपल्स पार्टी उसमें किरदार तो आपका पॉइंट आ गया, वक्त कम है, मैं चाह रही हूँ डॉक्टर साहब का भी कमेंट शामिल कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब क्विकली कमेंट कर दीजिएगा। या बेसिकली पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक चीज़ की फिक्र है कि ज़्यादा देर अगर इलेक्शन में हो गई तो जो सिंध में उनकी जो कुव्वत और ताकत और हुकूमत रहती है वो अगर ज़्यादा देर से इलेक्शन हुआ तो वो ख़त्म ना हो जाए। बाकी उनको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त उनकी पजीराई है, जो उनकी फॉलोइंग है, उनको उस चीज़ का बड़ा सही अंदाज़ा है। और अब जो दराने सामने उन्होंने डॉक्टर साहब मेरा खत्म हो गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।